तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक को जो है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करना है। तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है टोटल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एम से या फिर एम एल से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एस से या फिर एम एस से डिनोट करते हैं। तो दीज आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है जो कि किसी भी ऑर्बिटल को, किसी भी सबसेल को जो होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो ये सब को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमको ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की का रिक्वायरमेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पोजीशन पे है, उसके अलावा जो है वो किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये सब कुछ अगर हमको उसका एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये सब चीज़ जो भी एक्सप्लेन जो किया जाता है, ये सब इसके लिए हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, क्वांटम नंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो वो क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसका जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वही क्वांटम नंबर क्या है इसका, देर आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव दी, इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट दी इलेक्ट्रॉन सच एज इट्स पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का सिंपल जो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमको चाहिए। ठीक है, कि उसका उसका पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, स्पेस में उसका ओरिएंटेशन किस तरह से है, ये सब कुछ अगर हमको देखना है। ठीक है, कौन से सबशेल में है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, वो उसके लिए हमको ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है, तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई² m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n² h²। ठीक है, ये होता है जो बोर्ड के द्वारा जो है दिया गया था, और उसी में पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सब हम डाल देते हैं। तो -2.182 10⁻18 डिवाइडेड बाई n², जूल पर एटम होता है। उसके अलावा जो है वो -13.6, ठीक है, बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वो चीज़ है। तो यानी n की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला जो हम लोग देख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला जो इसका जो है इसका, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला जो है इसका, हाँ ये फॉर्मूला है। तो ई एन, यानी किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जब है तो उसकी एनर्जी क्या है, तो ई एन इज इक्वल टू -2 पाई² m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई n²h²। तो पाई की वैल्यू डाल देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल देंगे, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू डाल देंगे, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे, तो वो हमको एनर्जी की वैल्यू जो हमको दे देता है। अब हमको पहले वाले का निकालना है तो एन के जगह पे 1, दूसरे वाले का निकालना है तो एन के जगह पे 2। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू को जानकर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एन की वैल्यू जो है वो बता सकता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। जो हम लोग रेडियस का फॉर्मूला यूज करते हैं, आर एन इज इक्वल टू n²a0 हाइड्रोजन के केस में, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स वाले में n²a0 बाई जेड। तो वहाँ पे आर एन इज इक्वल टू n²a0। तो जहाँ पे n क्या है, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर पहले वाले का निकालना है तो n के जगह पे 1 डालेंगे, दूसरे वाले का निकालना है तो n के जगह पे 2 डालेंगे। इस तरह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जानकर। ठीक है, तो इट आल्सो गिव्स द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, तो किसी शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा 2n²। ठीक है, 2n² जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से
वो बता सकता है। ठीक है, कौन सा शेल है ये भी बताएगा। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 होता k शेल, n इज इक्वल टू 2 हुआ तो l शेल, तो ये भी बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमको पता है तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उतना ही नंबर ऑफ सबशेल होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें एक सबशेल होगा, एक ही सबशेल होगा उसके अंदर। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है तो उसके अंदर 2 सबशेल होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये एक तरह से स्ट्रक्चर ऐसे दिमाग में रखना है कि शेल है, शेल के अंदर होता है सब शेल। ठीक है, शेल जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल है उसके अंदर होगा सब शेल होगा, और उस सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे कि ये चीज हम लोग जानते हैं कि अगर ये जैसे कि अब मान लो एटम है, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे होता है, वैसे ही शेल है, एक ओवरऑल होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस शेल के अंदर सब शेल होता है। ठीक है, और उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, इस बात को जो है वो दिमाग में रखना है। तो जितना n की वैल्यू होती है उतना ही सबशेल होगा उसके अंदर। अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो यानी पहले वाले शेल के अंदर कितना सबशेल होगा, तो एक ही सबशेल होगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक ही सबशेल होगा। n की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 सबशेल होगा। ठीक है, सबशेल कौन होता है, एस सबशेल होता है, पी सबशेल होता है, डी सबशेल होता है, एफ सबशेल होता है, जी सबशेल होता है। तो ये सब सबशेल है, शेल के अंदर शेल मतलब वो सबशेल हुआ। तो जितना एन की, अगर एन की वैल्यू अगर 3 है तो उसके अंदर 3 सबशेल्स होगा। ठीक है, 3 सबशेल्स। अब जैसे कि एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसके अंदर एक सबशेल, और वो एक सबशेल क्या होता है, एस। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है तो उसके अंदर 2 सबशेल, तो एक सबशेल हो सकता है s, दूसरा हो सकता है p। ठीक है, s और p, यानी n इज इक्वल टू अगर 2 है तो उसमें 2 ही सबशेल पॉसिबल ही होगा, और कोई तीसरा सबशेल n इज इक्वल टू 2 के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर n की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब उसमें 3 सबशेल्स होगा, s p d। ठीक है, ये चीज होता है। तो अब स्टार्टिंग से हम लोग ऐसे फिर से आते हैं, n इज इक्वल टू जब 1 है तो हम बताएं जितना n की वैल्यू होती है उतना ही सबशेल होता है। n की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें एक सबशेल होगा। ठीक है, यानी s होगा, इसीलिए हम लोग केवल 1s सुन सकते हैं। ठीक है, 1s हो सकता है, 1p नहीं हो सकता है। जब भी आएगा 1 के साथ केवल s ही आता है, 1p नहीं हो सकता है। ठीक है, 1s होगा, 1p नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी 1 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके साथ एक ही सबसेल आ सकता है और वो है s। ठीक है, ये होता है। वैसे ही 2, n इज इक्वल टू जब 2 है तो 2 सबसेल होगा। ठीक है, s होगा, s और p। ठीक है, 2 सबसेल होगा। तो n इज इक्वल टू जब 2 है तो 2 सबसेल होगा, एक s होगा दूसरा p होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 के लिए हम सुन सकते 2s हम सुन सकते हैं, 2s होगा, 2p हो सकता है, लेकिन 2d नहीं हो सकता है। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर 2 अगर है तो 2s हम हो सकता है, हमको ये देखने में आएगा। 2p भी हो सकता है, 2d नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब n इज इक्वल टू जब 2 होता है तो 2 ही सबसेल पॉसिबल है, एक s और दूसरा p। ठीक है, d नहीं हो सकता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ सबसेल भी 2। ठीक है, s और p। ठीक है, वैसे ही n इज इक्वल टू जब 3 है, n इज इक्वल टू जब 3 होगा तो 3 ही सबसेल पॉसिबल होगा, s p d। ठीक है, s होगा, p होगा और d सबसेल होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसीलिए हम 3s सुन सकते हैं, 3p सुन सकते हैं, 3d सुन सकते हैं, 3f नहीं सुन सकते हैं। यानी 3 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ f सबसेल नहीं जुड़ सकता है। 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ f सबशेल नहीं जुड़ सकता है।
क्योंकि जब n इज इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ सबसेल केवल 3 ही होता है, S P D F नहीं, ठीक है, ये चीज होता है। तो इस तरह से जितना n की वैल्यू होती है उतना ही नंबर ऑफ सबसेल्स होता है, ठीक है। तो ये सब जो बात जो हम बता रहे हैं, एक एक बात जो है वो बहुत पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट करके उसको समझना है, मतलब एक चीज भी इसे मिस नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये सब जो है अच्छे से क्लियर अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सारा प्रिंसिपल समझना ये बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए कि बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। जो हम बता रहे हैं एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर करके इसको, इस चीज को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू अगर हमको पता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हमको वैल्यू पता है, तो उसके हिसाब से हम सबशेल कितना हो सकता है ये हम बता सकते हैं, सबशेल कितना होगा, ठीक है, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल, ठीक है। तो इट डिटरमाइंस द सबशेल प्रेजेंट इन अ शेल, शेल के अंदर जो सबशेल होता है, जो अभी हम पहले ही बताएं, सेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, तो कौन सा सबशेल होगा, एस सबशेल होगा कि पी सबशेल होगा कि डी सबशेल होगा कि एफ सबशेल होगा कि जी सबशेल होगा, कौन सा सबशेल होगा ये डिसाइड करेगा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि कौन सा सबशेल होगा, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट पेज में इस चीज को अभी हम लोग वैल्यू बाय वैल्यू जो है वो हम लोग देखेंगे। ऐसे ऐसे भी हम बता रहे हैं कि अगर एल इज इक्वल टू अगर 0 है तो एस सबशेल होगा, एल इज इक्वल टू अगर 1 है तो पी सबशेल होगा, एल इज इक्वल टू अगर 2 है तो डी सबशेल होगा, एल इज इक्वल टू अगर 3 है तो एफ सबशेल होगा, एल इज इक्वल टू अगर 4 है तो जी सबशेल होगा। तो एल की वैल्यू जो है ये डिसाइड करेगी कि कौन सा सबशेल होगा, ठीक है। एल की वैल्यू से ही ये एकदम दिमाग में सेट करके रखना है कि एल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एल विल डिसाइड विच सबसेल इज इट, ठीक है, कौन सा सबसेल है ये डिसाइड करेगा एल की वैल्यू, ठीक है। तो वही है, इट डिटरमाइंस द सबसेल प्रेजेंट इन द शेल, यानी सेल के अंदर कौन सा सबसेल होगा ये डिसाइड करेगी एल की वैल्यू, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी ऑफ अ सबसेल, किसी सबसेल की एनर्जी क्या होगी, ठीक है, ये डिसाइड करेगा एल की वैल्यू, उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। एन की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी जो है वो भी किसी सबशेल का, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये दो पॉइंट ऐड किया जा सकता है कि एन की वैल्यू जो है, किसी एन की वैल्यू भी हेल्प करती है किसी सबशेल के एनर्जी को बताने के लिए, जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एन प्लस एल रूल जो होता है, किसी भी सबशेल की एनर्जी को अगर हम लोग को कैलकुलेट करना होता है तो एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, इस दोनों की वैल्यू को हम लोग जोड़ते हैं, सम करते हैं, ठीक है। तो यानी किसी भी सबशेल की एनर्जी को कैलकुलेट करने में दो क्वांटम नंबर्स का रोल होगा, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन, और यानी दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी एल। इन्हीं दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ अ सबशेल, ठीक है, ये चीज होता है। तो इस तरह से एक पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी ये चीज ऐड किया जा सकता है। और उसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी बताएगा कि कितना, कौन सा जो है एक सेल के अंदर कितना सबशेल, कौन कौन सा सबशेल हो सकता है, वो चीज है। तो अब हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा पॉइंट समझे, ठीक है, कि एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी एल किसी भी सबशेल की एनर्जी को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, कौन से रूल के हिसाब से, एन प्लस एल रूल के हिसाब से। किसी भी सबशेल की एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज एन प्लस एल रूल, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, दोनों को जोड़ेंगे उस सबशेल की एनर्जी को वो दे देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, किसी भी सबशेल के अंदर कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकता है ये भी दे सकता है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू अगर हमको पता है तो उस एल की वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है, 2l+1, ठीक है। वो फॉर्मूला जो है वो बता देगा कि किसी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग जो है वैल्यू के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से उसको हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। और उसके अलावा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, ये भी दिमाग में रखना है, इसका एक एक पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रखना है कि अगर एन की वैल्यू अगर दी हुई है,
एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस चीज को जो है समझना है, दोनों में अंतर। हम जैसे अभी पहले डिस्कस किए हैं कि n की वैल्यू अगर हमको पता है तो जितना n की वैल्यू होती है उतना सबशेल उसके अंदर होगा। n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक सबशेल, n की वैल्यू अगर 2 है तो उसके अंदर 2 सबशेल, n की वैल्यू अगर 3 है तो उसके अंदर 3 सबशेल, n की वैल्यू अगर 4 है तो उसके अंदर 4 सबशेल्स। ठीक है, तो वो होता है। और ये जो हम पॉइंट जो लिखे हैं ये उससे डिफरेंट है। ये क्या बता रहा है कि अगर n की वैल्यू अगर हमको पता है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। ये जो है वो किस फॉर्मूला के हिसाब से, तो 0 to n-1। अगर n की वैल्यू अगर हमको पता है तो l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। अगर n की वैल्यू जैसे 1 है, ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 1-1 यानी 0। तो 0 से लेकर 0 मतलब 0। इसका मतलब अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 2-1 यानी 0 से लेकर 1। तो यानी l की वैल्यू केवल 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज है। उसी तरह से अगर n की वैल्यू अगर 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेकर 3-1 यानी 0 से लेकर 2 यानी 0-1-2। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये भी चीज जो हम बोले थे वो भी कंफर्मेशन हो गया। अब देखो जब n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू केवल 0 हो सकती है, और जब l की वैल्यू 0 होती है तो s सबशेल होता है, तो इसीलिए 1s ही केवल होता है। उसी तरह से n की वैल्यू जब 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, तो जब l की वैल्यू 0 तो s, और जब l की वैल्यू 1 तो p। ठीक है, इसीलिए 2 सबशेल होता है। फिर उसी तरह से n की वैल्यू जब 3 है तो l की वैल्यू 0 से 3-1 यानी 0 से 2 यानी 0, 1 और 2। तो जब l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू जब 1 तो p, और l की वैल्यू जब 2 तो d। ठीक है, तो इसीलिए जब n इज इक्वल टू 3 होता है तो 3 सबशेल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ये चीज बताया जा सकता है। तो n की वैल्यू के हिसाब से, n की वैल्यू के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा सबशेल होगा। अब जैसे ये जो बात हम बताए कि अगर n की वैल्यू अगर पता है तो कितना और बाई कितना उसमें सबशेल हो सकता है, इस चीज को अगर आपको शो करने के लिए बोले कि कैसे, अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो एक ही सबशेल क्यों होगा। ठीक है, तो बताएंगे फॉर्मूला होता है कि जब n की वैल्यू जब अगर दी हुई हो तो l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 से 1-1 यानी 0, केवल 0 ही पॉसिबल है। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो s सबशेल होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बोले कि जब n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 ही सबशेल क्यों होगा, तो चूंकि उसका कारण फिर बताएंगे, जो वही l की वैल्यू 0 से 2-1 यानी 0 और 1 हो सकती है। तो जब l की वैल्यू 0 तो s सबशेल, और जब l की वैल्यू 1 तो p सबशेल। तो ये वेरीफाई कर दिया कि जब n इज इक्वल टू 2 है तो 2 सबशेल ही क्यों होगा। ठीक है, इस चीज को जो है वो हम लोग बता सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू जब 3 तो 3 सबशेल होता है, ये बात हम पहले ही बता दिए हैं। तो क्यों 3 सबशेल होगा, क्योंकि जब n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू 0 to 3-1 यानी 0 to 2 यानी 0, 1 और 2। तो जब l की वैल्यू 0 तो s, जब l की वैल्यू 1 तो p, l की वैल्यू जब 2 तो d, तो s p d। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को बताया जा सकता है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर इस तरह से क्या क्या बताया, तो कौन सा सबशेल होगा, l की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सबशेल होगा। ठीक है, उसी तरह से l की वैल्यू एनर्जी ऑफ सबशेल बताएगा। ठीक है, उसके अलावा l की वैल्यू बताएगी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा 2l+1 वाले फॉर्मूला से। और l की अगर n की वैल्यू अगर पता है तो l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है फिर हम लोग आगे इसका देखते हैं। ये वाला जो है इसका, ये देखिए इसमें ये जो हम बात बता रहे हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू जब 1 है तो l की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। ठीक है, कौन से फॉर्मूला से, 0 to n-1। l की वैल्यू जब 2 है, n की वैल्यू जब 2 है
तो एल की वैल्यू 0 से लेकर 2 - 1 यानी 0 और 1 हो सकती है। तो जब एल इज इक्वल टू 0 तो एस, और एल इज इक्वल टू 1 तो पी। फिर एन इज इक्वल टू जब 3 है तो एल की वैल्यू 0 से लेकर 3 - 1 यानी 0 से लेकर 2 यानी 0, 1 और 2। तो एल इज इक्वल टू जब 0 तो एस सब सेल, एल इज इक्वल टू 1 तो पी सब सेल, एल इज इक्वल टू 2 तो डी सब सेल। ठीक है, तो इसका जो है n इज इक्वल टू 3, तो जब n इज इक्वल टू 3 है तो देख लीजिए 3 सब शेल है यहाँ पे। ठीक है, 3 सब शेल है। तो वही जो चीज़ हम कंफर्म किए थे, बताए थे कि जब n इज इक्वल टू n की वैल्यू दी हो तो कितना नंबर ऑफ सब शेल हो सकता है, ये चीज़ है। n इज इक्वल टू जब 3 है तो 3 सब शेल होगा। ये तो ऐसे हम अपना याद कर ली कि n इज इक्वल टू जब 3 है तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल भी 3 होगा। ठीक है, लेकिन क्यों होगा, तो ये चीज़ हम दिखा सकते हैं। क्योंकि जब n इज इक्वल टू 3 है एल की वैल्यू 0 से 3 - 1 यानी 0 से 2 तक, 0, 1 और 2। तो एल इज इक्वल टू 0 तो एस सब शेल, एल इज इक्वल टू 1 तो पी सब शेल, एल इज इक्वल टू 2 तो डी सब शेल। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो वैल्यू जो पीछे में जो पॉइंट जो बताए थे कि एल की वैल्यू ये बताती है कि कौन सा सब शेल होगा। तो यहाँ पे ये डेटा जो है वो दिया हुआ है। एल इज इक्वल टू 0 है तो एस सब शेल, एल इज इक्वल टू 1 है तो पी सब शेल, एल इज इक्वल टू 2 है तो डी सब शेल। ऐसे करते करते ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बताए हैं कि किसी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है, उसका फॉर्मूला तो 2l+1 बोले हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम निकालना चाहते हैं एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो दिमाग में पहले आना चाहिए कि एस सबशेल का मतलब हुआ l इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एल इज इक्वल टू 0 है तो इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो 2 इंटू 0+1 यानी 1। यहाँ पे देख सकते हैं 1 आया, यानी एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, वैसे ही पी सबसेल में पूछेगा कितना ऑर्बिटल्स है, तो जैसे ही पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल है तो सीधे दिमाग में आएगा कि पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और ये फॉर्मूला याद ही है 2l+1, तो 2 इंटू 1+1 यानी 3, यानी पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, इस तरह से एल की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जानकर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ही डी सबसेल, डी सबसेल क्या बोलेगा, डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है, तो डी सबसेल के लिए सीधे दिमाग में आना चाहिए कि डी के लिए, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2+1 यानी 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स डी सबसेल में होगा। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा अगर पूछ देगा कि एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है, तो एफ सबसेल के लिए, एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो एल की वैल्यू होती है 3, तो 2 इंटू 3+1 यानी 7। तो एफ सबसेल में इस तरह से 7 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब चीज कैलकुलेट करके दिखाया गया हुआ है। एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है, तो ये 2l+1 यानी 2 इंटू 3+1, तो यानी 7 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये ऐसे करके निकाला जा सकता है। तो आई होप जो है ये चीज क्लियर होगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से ये सब चीज हम लोग बता सकते हैं। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं या फिर ml से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे s को काट देना है, l कर देना है। तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हम लोग देखते हैं। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो और किसी भी ऑर्बिटल में वो हो सकता है। तो अब जैसे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, किसी एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। तो ये चीज को कंफर्म कौन करेगा कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन किधर की तरफ ज्यादा होगा, इस चीज को कंफर्म करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, जितना वैसा ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उतने जगह वो रह सकता है, यानी उतना। और इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, ऑर्बिटल में। ठीक है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकता है कि कितना ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हैं।
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बता सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी बता सकती है कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब जैसे वही जो बोले हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसको रहना है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब उसको रहना है, तो वो जितना उसका ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा, यानी उतने ऑर्बिटल्स में वो रहेगा। यानी इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है बताएगा कि कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है। ठीक है, तो वही है, दिस प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इन अ सबशेल इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यही जो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब कैसे बताएगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। अगर एल की वैल्यू पता हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू अगर पता हो, तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -L से लेकर +L तक, -L से लेकर +L तक। ठीक है, यानी अगर देखो इसमें जो है अगर एल की वैल्यू अगर 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से एल की वैल्यू अगर दी हुई हो, तो एम की वैल्यू -L से +L। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -0 से +0, तो केवल 0 ही होगा। -0 0 तो होता नहीं है, तो केवल 0 होगा। यानी L इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, एस सब शेल। तो यानी एस सब शेल के लिए एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसीलिए एस सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो वो चीज है। उसी तरह से अगर एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से +1, यानी -1 -1 0 +1 3। ठीक है, यानी ये 3 तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल है। यानी जब L इज इक्वल टू 1 है, तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें 3 होगा। L इज इक्वल टू 1 होता है तो p सबशेल होता है, तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होता भी है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये चीज ध्यान देना, उसमें p सबशेल है तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1, दूसरे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0, और तीसरे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू +1। ये तीन ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल होगा p सबशेल वाले केस में। उसी तरह से जब l की वैल्यू 2 होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी, तो m की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक, यानी -2 -1 0 +1 +2, यानी ये 5 तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का, यानी 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी जानते हैं कि जब L इज इक्वल टू 2 होता है, तो D सबशेल होता है, तो यानी D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होगा। तो 5 ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू -2, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए +1, पांचवें के लिए +2। तो पांचों सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, एस सबसेल में तो केवल एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू केवल 0। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक के लिए -1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए +1। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है, तो पांचों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग, -2 से लेकर +2 तक। ठीक है, तो एल की वैल्यू अगर पता है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये बता सकते हैं, यानी इस हिसाब से कितना ऑर्बिटल्स पॉसिबल है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज है, तो वही है यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल एम कैन हैव -L2 + L वैल्यू। ठीक है, जैसे m इज इक्वल टू, अगर L की वैल्यू अगर 1 है, तो m की वैल्यू -1 0 1 हो सकती है। L की वैल्यू अगर 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से 2 तक, यानी -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ठीक है, तो पांचों अलग अलग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बात है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ठीक है, अब उसमें जो है इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस। ठीक है, या एम एस से डिनोट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग।
इलेक्ट्रॉन जो स्पिन जो करता है, रोटेट जो करता है, मूव जो करेगा ओरिएंटेशन, वो किस तरह से कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये किस तरह से करता है वो बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, जैसे एक रोटेशन अगर करता है तो उसमें वन हाफ रोटेशन के लिए प्लस हाफ की उसकी वैल्यू होती है, अनदर हाफ रोटेशन के लिए उसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है। एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दो हो सकती है, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। ठीक है, ये चीज है। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू वो होती है। ठीक है, तो प्लस हाफ वन हाफ रोटेशन को बताएगा, माइनस हाफ अनदर हाफ रोटेशन को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू के हिसाब से हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रूट अंडर 4s इंटू एस प्लस वन, जहाँ पे एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और या फिर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू भी होता है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है ना, तो जो ये पेयर्ड है तो ये नहीं काउंट होगा। अनपेयर्ड मतलब इसमें एक ही रहे। ठीक है, जो पेयर नहीं हुआ हो। ठीक है, उसके बाद जो है इसका तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो है तो वो डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्ट होता है, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपेल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका अलग अलग क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम लोग जो है वो ये सब चीज बता सकते हैं, कौन चीज क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये सब चीज हम लोग अच्छे से